वो आज निकले हैं, हम 6 महीने पहले निकल गए, हम बहुत आगे हैं ना अभी। तो आपका सपोर्ट तो भाई हम पीछे आके तो नहीं करेंगे, उनको आगे आने दो ना हमारी तरफ। अच्छा, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? नहीं तो हम आगे हैं ना उनसे। हमारा अभी तक विधान भवन पे मोर्चा हो गया, हमारे जिला लेवल के ऊपर 2-2 महाराष्ट्र में जिला लेवल पे एहतजाज हो गए। तो हम 6 महीने से आंदोलन करके जरा आगे निकल गए ना इस विषय पे, उन्हें आ रहे ना हमारे पीछे, अच्छी बात है ना। मतलब आपका हम लड़ते लड़ते आगे निकल गए, उन्हें बेचारे अभी शुरू करे, अच्छी बात है। हम इस्तकबाल करते कि कौम के हक में आना चाहिए हमने, और खुला मुस्लिम आरक्षण की रैली निकालनी चाहिए, आरक्षण के लिए रैली निकालनी चाहिए हमने। वहाँ पर हम देशभक्ति की आड़ में अपने एहतजाज नहीं कर सकते हम। मुझे लगता है कि अभी रैली तिरंगा रैली है, देश को आज़ादी के 75 साल हुए उस उपलक्ष्य में रैली है या मुस्लिम आरक्षण के लिए स्पष्टता ना मीडिया कर पाई है और ना ही हमें हुई है। लेकिन अगर ये देश की आज़ादी को लेकर है तो ये सबकी बात है, ये पूरे देश की बात है, पूरा देश इसमें साथ है। और जहाँ तक रही बात मुस्लिम रिजर्वेशन की, तो हम लड़ाई 30 जून को आगाज़ करके 5 जुलाई के एहतजाज से करके हम थोड़ा आगे निकल गए हैं। उनसे विनती है कि वो हमारे साथ आना है तो थोड़ा तेज़ रफ्तार से इस आंदोलन के रास्ते पे आएंगे तो इंशाल्लाह वो हमारे बराबर आ पाएंगे। मुसलमानों का राजनीतिकीकरण हो, ये बाड़ा साहब पहले से बोलते आए हैं, और बाड़ा साहब ने इसी उद्देश्य के साथ में मुस्लिम संगठन और पार्टियों को अपील करके साथ लिया था, जिसमें एमआईएम भी हमारे साथ जुड़ी थी। और हमने वहाँ पर एमआईएम के मना करने के बावजूद, उनके नेता ने मना करने के बावजूद, अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के आग्रह के ऊपर, इसरार के ऊपर, औरंगाबाद में एक लोकसभा सीट लड़ने के लिए हमने आग्रह किया है। वंचित घटकों के साथ मुसलमान एकजुट होगा तो कामयाबी होती है, और ये उस फार्मूला को साबित करने का काम औरंगाबाद के लोकसभा के नतीजे से हुआ। लेकिन कि जब मुसलमान वंचितों के साथ खड़ा होता है इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलती है। और अब हम जाहिर मुस्लिम समाज को साथ में ले रहे हैं। जब हम चैलेंज करते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी युति रहकर 2 पार्टियों ने मिलकर भी आज तक 26 बी फॉर्म नहीं दिए मुसलमानों को। अकेले अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब है जिन्होंने 2019 में 26 बी फॉर्म पे मुस्लिम खड़े किए थे। मैं इम्तियाज जलील साहब ने 100 सीटें मांगी थी। मेरा सवाल है कि एमआईएम को अगर 100 सीटों पे चुनाव लड़ाने की जैसी ताकत एमआईएम की थी तो अलायंस में से टूटने के बाद में उन्होंने 22 जगह 26 जगह क्यों लड़ाई है? कि आप इस औरंगाबाद शहर के चालक हैं, मालक नहीं है। मालक संविधान है, मालक कानून है। आप ड्राइवर है ये शहर के, और आप चालक हो, चालक रहो, और जो मिनिस्टर है वो पालक है, वो पालक रहे। ना तो पालक ने मालक बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना चालक ने करनी चाहिए। अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने एरिया का माहौल खराब मत कीजिए। अपने शहर का अमन बरकरार रखना ये एक अच्छे शहरी होने के नाते मेरी आपकी जिम्मेदारी होती है। मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी क्या कर? देखिए 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के, ऑर्डिनेंस निकाल के मराठा मुस्लिम रिजर्वेशन दिया था, लेकिन उसको हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हाईकोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक में आया था। उन्होंने मराठा आरक्षण को खारिज किया था, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को खारिज नहीं किया था। नौकरियों के आरक्षण पे कुछ मालूमात मांगी थी और तालीमी आरक्षण को देने के लिए हुक्म दिया था। लेकिन तब तक सरकार बदल गई थी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, जो कि हम जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की भाजपा की जो सरकार है वो हिंदू वोट बैंक की राजनीति करती है। वो मुसलमानों को या पिछड़े तबकों को टारगेट इसीलिए करती है क्योंकि हिंदू वोट बैंक की राजनीति उनका आधार है। और हिंदू वोट बैंक की राजनीति के चलते उन्होंने 5 सालों तक हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं किया। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में इस स्टेट के अपने आप को सेक्युलर कहने वाले नाम नेहाद सेक्युलर पार्टी कांग्रेस एनसीपी में अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए 10% रिजर्वेशन की बात कही थी। और उनके नेताओं के ऐसे बयानात हमारे पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हम 5% रिजर्वेशन लागू करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया लागू करो तो डायरेक्ट लागू करना है उसको। ये कहने के बावजूद ये दोनों भी सरकारें, कांग्रेस एनसीपी की सरकारें 2 साल से ज्यादा वक्त होने के बावजूद जब वो आरक्षण पे काम नहीं कर रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी पहली पार्टी है जिसने 30 जून 2021 को ऐलान किया था कि 5 जुलाई को एक रोजा अधिवेशन हुआ था, एक दिन का अधिवेशन हुआ था मुंबई का। हम 5 जुलाई के अधिवेशन पे मोर्चा ला रहे हैं और 5 जुलाई को आजाद मैदान के लिए मोर्चा हमने निकाला। हमारे मोर्चे को अड़ाकर 8 पुलिस स्टेशन में हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को दिन भर के लिए अरेस्ट किया था।
तो पहला इस स्टेट के ऊपर राज्य स्तरीय अगर कोई आंदोलन किसी ने किया है मुस्लिम आरक्षण पर तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी है, जिसने 5 जुलाई को विधान भवन पे मोर्चा निकाला और औरंगाबाद के अंदर भी हमने शायद सितंबर में हमने यहाँ पर मुस्लिम रिजर्वेशन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती के खिलाफ कानून की मांग को लेकर औरंगाबाद के रेवेन्यू कमिश्नर डिवीजन के ऊपर एक तारीखी जलसा या एहतजाज हमारा हुआ है, जिसमें हजारों की तादाद में खवातीन ने भी शिरकत की थी। और वहाँ पे मेरा सवाल ये है कि एमआईएम का जो रैली है तिरंगा यात्रा, थोड़ा मेरी बात कंप्लीट करें देशमुख सर, तो वहाँ पे किया और उसके बावजूद अभी 22 तारीख को इस महीने के 22 नवंबर को भी कलेक्टर ऑफिस के सामने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर हमारा राज्यव्यापी कॉल है और हम अकेले औरंगाबाद में नहीं है, महाराष्ट्र भर में 30 जून से हमने आरक्षण की लड़ाई को शुरू किया है और कंटिन्यूअसली इस मुद्दे के ऊपर अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में और प्रदेश अध्यक्ष रेखा ताई ठाकुर के मार्गदर्शन में अकेली वंचित बहुजन आघाड़ी है जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर इतना कंसिस्टेंटली आवाज उठा रही है। मेरा सवाल ये है कि एमआईएम की जो तिरंगा रैली है वो मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर, तो खासदार इम्तियाज जलील ने अपील की थी कि सभी नेतागण अगर एक जगह आए इस मांग को लेकर, क्या वंचित बहुजन उनका साथ देंगे? देखिए पहले वो तो अपनी जगह, अभी मुझे लगता है कि अभी रैली तिरंगा रैली है, देश को आज़ादी के 75 साल हुए उस उपलक्ष्य में रैली है या मुस्लिम आरक्षण के लिए स्पष्टता ना मीडिया कर पाई है और ना ही हमें हुई है। लेकिन अगर ये देश की आज़ादी को लेकर है तो ये सबकी बात है, ये पूरे देश की बात है, पूरा देश इसमें साथ है। और जहाँ तक रही बात मुस्लिम रिजर्वेशन की, तो हम लड़ाई 30 जून को आगाज़ करके 5 जुलाई के एहतजाज से करके हम थोड़ा आगे निकल गए हैं। उनसे विनती है कि वो हमारे साथ आना है तो थोड़ा तेज़ रफ्तार से इस आंदोलन के रास्ते पे आएंगे तो इंशाल्लाह वो हमारे बराबर आ पाएंगे। आपने कहा है कि कांग्रेस से धोखा खाने के बाद में जनता ने अलग अलग विकल्प चुना है। जी, चुना था विकल्प एमआईएम और वंचित जब एक साथ थे, लेकिन जनता को वहां से भी धोखा ही मिला, ज़्यादा दिन आपकी युति चल नहीं पाई। देखिए राजनीति एक प्रयोगशाला होती है, हर चुनाव एक प्रयोगशाला होता है, हर चुनाव में नए नए प्रयोग होते हैं। डेमोक्रेसी की ये खूबी है कि डेमोक्रेसी में जनता की मानसिकता हर बार एक जैसी नहीं होती है। तो एक प्रयोग ये किया गया था क्यों ना वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में मुस्लिम तबके भी जुड़े और मुसलमानों का राजनीतिकीकरण हो, ये बाड़ा साहब पहले से बोलते आए हैं और बाड़ा साहब ने इसी उद्देश्य के साथ में मुस्लिम संगठन और पार्टियों को अपील करके साथ लिया था, जिसमें एमआईएम भी हमारे साथ जुड़ी थी। और हमने वहाँ पर एमआईएम के मना करने के बावजूद, उनके नेता ने मना करने के बावजूद अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के आग्रह के ऊपर, इसरार के ऊपर औरंगाबाद में एक लोकसभा सीट लड़ने के लिए हमने आग्रह किया और आपने देखा कि लोकसभा में 45 लाख से ज़्यादा वोट अकेले वंचित बहुजन आघाड़ी को मिले हैं। और ऐसे माहौल में ये वोट हमने बहुत अच्छे लिए, कई जगह पे हम 2 नंबर पे भी रहे, लेकिन विजयी सीट अगर कोई हुई थी वो औरंगाबाद की हुई थी। ये फार्मूला प्रकाश अंबेडकर साहब का आग्रह के पीछे का फार्मूला ये था कि जब जब वंचित घटक एक साथ आएंगे और वंचित घटकों के साथ अगर ओबीसी एकजुट हो जाएगा तो कामयाबी होती है, वंचित घटकों के साथ मुसलमान एकजुट होगा तो कामयाबी होती है। और ये उस फार्मूला को साबित करने का काम औरंगाबाद के लोकसभा के नतीजे से हुआ। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि जब कोई एक फ़ायदा हो जाता है तो वो फ़ायदा और लोगों को पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब फार्मूला साबित हुआ तो उसका फ़ायदा सभी को होना चाहिए। लेकिन एमआईएम ने वो रिश्ते को तोड़ दिया, वंचित की आघाड़ी को से बाहर आने का ऐलान अली जनाब इम्तियाज जलील साहब ने एक लेटर निकालकर डिक्लेयर कर दिया था, तो उसकी वजह से वो आगे नहीं चली। लेकिन एक फार्मूला तो हमको मिल गया, उस तजुर्बे का एक ही फ़ायदा है कि ये फार्मूला महाराष्ट्र की मुस्लिम आवाम के लिए एक सबक है कि जब जब मुसलमान वंचितों के साथ खड़ा होता है इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलती है। और अब हम जाहिर मुस्लिम समाज को साथ में ले रहे हैं। जलीस अहमद इस बात की मिसाल है, हमारे सब तमाम साथी इस बात की मिसाल है कि बड़ी तादाद में मुसलमान, हर तबके का, हर क्लास का मुसलमान वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़ रहा है। तो इंशाल्लाह इसी औरंगाबाद में
फिर से महानगर पालिका के रूप में एक बड़ी कामयाबी वंचित और मुसलमानों की युति का आपको इंशाल्लाह देखने मिलेगा। अब सबसे अच्छा विकल्प वंचित है मुसलमानों के लिए। बेशक बेशक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि एक छोटी सी बात आज एक बहाने से आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों ने गौर फिक्र करना चाहिए। इस महाराष्ट्र के 288 में से 80 विधानसभाएं ऐसी है जहां मुसलमान अक्सरियत में होती है, जहां का एमएलए मुसलमान तय करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कभी भी महाराष्ट्र के तारीख में आज तक, महाराष्ट्र के 75 साल के आज़ादी के मुल्क के इतिहास में आज तक भी महाराष्ट्र में 11 से ज्यादा नगर सेवक, 11 से ज्यादा एमएलए चुन के नहीं आए, जबकि 80 विधानसभा मुसलमान तय करता है कौन हारना चाहिए कौन जीतना चाहिए। लेकिन हम 11 से ज्यादा एमएलए चुना कर नहीं ला पाए हैं, 11 से ज्यादा एमएलए हम चुना के नहीं ला पाए हैं। यानी हमारी तादाद के बावजूद हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और बाबा साहब हमेशा वही कहते थे कि प्रतिनिधित्व अगर मिल नहीं रहा है तो प्रतिनिधित्व को रिजर्व करना पड़ेगा। इसीलिए मुसलमानों की प्रतिनिधित्व और नुमाइंदगी पार्लियामेंट में भी खत्म हो गई, असेंबली में से भी कम है, पहले से ही कम थी, पहले से ही कम है और अब और कम हो रही है। वो भी 11 एमएलए 2009 में चुन के आए थे, 2009 के पहले भी और 2009 के बाद भी 11 तादाद में एमएलए नहीं आए। आज भी हम 10 या उससे कम की तादाद में रहते हैं। तो एक फार्मूला 80 विधानसभा ऐसी है जहां पे अगर पूरे वंचित समाज मुसलमान एक साथ आ जाएंगे तो ये 80 के 80 जगह हम कामयाब हो सकते हैं। इनमें से फिर अब हमको जहां जहां मुसलमानों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए आज हम तैयार हैं। हमने तब भी 26 टिकट, महाराष्ट्र की तारीख में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसने 250 से 288 जगह लड़ाई हो और 20 से ज्यादा टिकट दिए हो। हम चैलेंज करते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी यूती रहकर दो पार्टियों ने मिलकर भी आज तक 26 बी फॉर्म नहीं दिए मुसलमानों को। अकेले अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब है जिन्होंने 2019 में 26 बी फॉर्म पे मुस्लिम खड़े किए थे और 4 लोगों को अपना कैंडिडेट के तौर पर, जैसे डॉक्टर गफ्फार कादरी एमआईएम के थे, लेकिन उनको कहा कि ये हमारे कैंडिडेट है, हम यहाँ कैंडिडेट नहीं दे रहे, उनको सपोर्ट किया। तो ऐसे 4 जगह पे हमने सपोर्ट किए थे। तो 30 मुसलमानों को नुमाइंदगी देने वाला, उम्मीदवारी देने वाली एक ही पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी। गठबंधन का फूटना जो है उसका ठिकरा आप एमआईएम के ऊपर फोड़ रहे हो। जरूरत ही नहीं, देखो। हाँ बोलिए। उसका ठिकरा आप एमआईएम पे फोड़ रहे हो। पानी लेकिन की बोतल असद साहब लाके ने ठिकरा असदुद्दीन ओवैसी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था हाँ। कि प्रकाश अंबेडकर ने मेरे 16 फोन रिसीव नहीं किए। आप में से कोई उनका दोस्त होगा तो उनको ये बताइए कि मेरा फोन रिसीव करे। तो ये क्या मसला है, ये बताइए हमको। मुझे क्या लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की हुई दलीलों को सबूत नहीं, आधार नहीं रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्तियाज जलील साहब ने 100 सीटें मांगी थी। मेरा सवाल है कि एमआईएम को अगर 100 सीटों पे चुनाव लड़ाने की जैसी ताकत एमआईएम की थी तो अलायंस में से टूटने के बाद में उन्होंने 22 जगह 26 जगह क्यों लड़ाई है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी हुई बात में और प्रत्यक्ष करने में, प्रत्यक्षता में जो अंतर होता है, उस अंतर के अंदर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनकी कही हुई ये बात मेरे कानों पे तो आई नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने खुद ने प्रकाश अंबेडकर साहब को ये बात कही थी कि कल शाम में 8 बजे मैं आपको ईमेल पे रिप्लाई करता हूँ आपकी भेजी हुई प्रपोज सीटों के ऊपर। और अगले दिन शाम में 8 बजे उनका ईमेल आने वाला था, एक दिन पहले उन्होंने कहा था। और दोपहर में 2:30-3 बजे ही इम्तियाज जलील साहब का लेटर जारी हो गया कि हम वंचित के अलायंस में से बाहर आ गए हैं, बोलकर हम बाहर आ गए हैं, ऐसा उन्होंने लिखकर किया है। तो मुझे लगता है कि कथनी और करने के अंतर को टटोलने में हम पढ़ने के बजाय हम ये ज़रूर देखें कि वंचित और मुसलमान एक जगह आने के बाद जो कामयाबी हासिल होती है वो हमारे लिए बड़ी बात है। कोई राजनीतिक पार्टी ये सब कुछ नहीं है, चाहे पार्टी कोई भी हो, वो सब कुछ नहीं है। लेकिन एक उद्देश्य इस लोकशाही और संविधान को बचाने के लिए, अपने समाज के प्रतिनिधित्व और नुमाइंदगी को बढ़ाने के लिए एक विकल्प जो होता है वो बड़ा होता है। और आज वंचित बहुजन आघाड़ी उस विकल्प के रूप में मुसलमानों के सामने पेश है। सर, पार्टी को अगर साइड में रखा जाए तो आज इम्तियाज जलील मुस्लिम आरक्षण के लिए निकले हैं, तो आप हमें ये बता दीजिए, पार्टी को साइड में रख के आप मुस्लिम आरक्षण और रैली को सपोर्ट करते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो आज निकले हैं,
हम 6 महीने पहले निकल गए, हम बहुत आगे हैं ना अभी। तो आपका सपोर्ट तो भाई हम पीछे आके तो नहीं करेंगे, उनको आगे आने दो ना हमारी तरफ। अच्छा, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? नहीं तो हम आगे हैं ना उनसे। हमारा अभी तक विधान भवन पे मोर्चा हो गया, हमारे जिला लेवल के ऊपर 2-2 महाराष्ट्र में जिला लेवल पे एहतजाज हो गए। तो हम 6 महीने से आंदोलन करके जरा आगे निकल गए ना इस विषय पे, उन्हें आ रहे ना हमारे पीछे, अच्छी बात है ना। मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने पहले हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं भैया, इसमें समाज के हित की बात है, हम लड़ रहे हैं ना, हम लड़ते लड़ते आगे निकल गए, उन्हें बेचारे अभी शुरू करे, अच्छी बात है। हम इस्तकबाल करते कि कौम के हक में आना चाहिए हमने, और खुला मुस्लिम आरक्षण की रैली निकालनी चाहिए, आरक्षण के लिए रैली निकालनी चाहिए हमने। वहाँ पर हम देशभक्ति की आड़ में अपने एहतजाज नहीं कर सकते हम। प्रशासन के बारे में बताइए, प्रशासन उनको जगह जगह रोक रहा है, मुंबई तक पहुंचने नहीं दे रहा है। कि आप कारपोरेशन इलेक्शन में जो है कितने सेलेक्ट हो करने वाले हैं, और उसमें जो है चलो असेंबली में हो गया, लोकसभा में जो आप जोड़ा कर रहे, लेकिन यहाँ जो है एक लार्ज पार्टी प्लस आपकी क्या भूमिका है? हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने का इरादा है, और हमने अभी क्योंकि चुनाव का अभी आदेश नहीं आया है चुनाव आयोग से, तो जब तक आदेश नहीं आता हम संगठन बांधनी कर रहे हैं, अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं, और जब आदेश आ जाएगा इंशाल्लाह तब हम सीटें तय करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारी अच्छी ताकत है। वो सीटों की संख्या आपके माध्यम से बता दी जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि औरंगाबाद शहर के मुसलमान किसी एक राजनीतिक पार्टी तक मर्यादित या महदूद नहीं है। औरंगाबाद एक बहुत बड़ी तारीखी सरजमीन है जहाँ पे मुसलमानों की बड़ी कसीर तादाद है। मुसलमानों ने एक पार्टी के तायद में वोट कर दिया, इसका मतलब वो एक पार्टी के मर्यादा में नहीं आए हैं। यहाँ के मुसलमान अलग अलग तजुर्बे करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे और बुरे नतीजे देखे हुए हैं। यहाँ के मुसलमान काफ़ी हद तक बेदार है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद ऐसा पहला शहर था जहाँ के मुसलमानों ने कांग्रेस को नकारने का काम किया था, जो कि दिगर शहरों में अभी भी कांग्रेस के ज़हनी तौर पर कांग्रेस की बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखता समाज औरंगाबाद में कांग्रेस को ठुकरा चुका है। यहाँ पे नए नए प्रयोग और नए नए लोगों को साथ देने की हिम्मत औरंगाबाद की आवाम में है, इसलिए आवाम हर इलेक्शन में अलग अलग तजुर्बे कर सकती है। और हमको उम्मीद है कि जलीस अहमद के जैसे लोग जो कल तक एमआईएम में भी नहीं थे ना, कई ऐसे लोग हैं जो कल तक एमआईएम में भी नहीं थे लेकिन शहर में अच्छे लोग हैं जो शहर के आवाम के हक में काम करते हैं, ऐसी ऐसी ताकतें अब जुड़ रही है, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि उससे बेहतर विकल्प के तौर पर हम भी साबित हो। मैंने कहा आवाम से, आवाम खुद हमारे साथ शामिल हो रही है ना, फिर पार्टी की मदद क्यों लेंगे। अभी वैक्सीन का दौर चल रहा है, कलेक्टर साहब ने आदेश निकाले हैं कि वैक्सीन जो लेना नहीं उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कोर्ट में आपका ये पिटीशन होगा, कोर्ट में सब लोग नहीं वो अच्छा हाँ, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इतना स्टिक करना चाहिए। भारत का संविधान हमें व्यक्ति स्वतंत्र देता है, हमें हर चीज़ का फ्रीडम है, हमें हर चीज़ की लिबर्टी है। आधार कार्ड जैसी सख्ती को केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, कहा था कि राइट टू प्राइवेसी है, कोई जानकारी किसको देना है नहीं देना है ये इस मुल्क के सिटीजन को इख्तियार है संविधान से। हमको भी कोई सी लस लेनी है नहीं लेनी है ये हमारा इख्तियार है, संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्वतंत्र है। कलेक्टर ये गैर संवैधानिक तौर पे अगर सख्ती कर रहे हैं तो गैर संवैधानिक है। और मेरे इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया हुआ है कि आप वैक्सीन के फायदे बताइए, लोगों को वैक्सीन के लिए कन्विंस कीजिए, लेकिन आप उनको सख्ती नहीं कर सकते। अगर गैर संवैधानिक कृत्य यहाँ के जिलाधिकारी कर रहे हैं तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप इस औरंगाबाद शहर के चालक हैं, मालक नहीं है। मालक संविधान है, मालक कानून है, आप ड्राइवर है ये शहर के, और आप चालक हो, चालक रहो, और जो मिनिस्टर है वो पालक है, वो पालक रहे। ना तो पालक ने मालक बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना चालक ने करनी चाहिए। अगर वो संवैधानिक अधिकारों को आरक्षण नहीं करेंगे तो संविधान को अगर तोड़ेंगे तो संविधान के हित में इनके खिलाफ भी हमको रास्ते पे उतरना पड़ा तो हम यकीनन उतरेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अदालत में कुछ लोग गए हुए हैं और अदालत इस बात के ऊपर उनको ज़रूरी जो है वो कदम उठाएगी। रोक लगाने के लिए आप पार्टी की तरफ से कुछ, अगर किसी को राशन नहीं दिया गया है, ऐसे लोग अगर हमारे पास आएंगे तो उस दुकान को राशन नकारने के लिए हम उसको भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम उसको भी सबक सिखाएंगे और हम उस दुकान को भी कोर्ट में जाकर बंद कराएंगे। और उस दुकान को आदेश देने वाले अधिकारी कलेक्टर है या फिर सप्लाई ऑफिसर है, उनके भी खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।
साहब ये तिरुपुरा और अमरावती का जो प्रताप हुआ कौन मिलेगा? देखिए, इसमें खुले तौर पे 3 जिलों में सुबह के वक्त में एहतजाज थे, दिन में एहतजाज थे और शाम के वक्त वहाँ पर टेंशन क्रिएट हुए और अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने उसी तारीख को शाम में पत्रकार परिषद में कहा था कि अगर सुबह का बंद था, दिन भर का बंद था, तो दिन भर ये सब शांत था और शाम में अगर कहीं पे फिसाद या पत्थरबाजी हुई है तो ये साजिश है और इस साजिश को हुकूमत ने भांडा फोड़ करके सामने लाना चाहिए। आज कांग्रेस के, एनसीपी के, शिवसेना के मंत्री कहते हैं कि 3 शहरों में जो दंगे के जैसे मामला तो बता रहे वो एक साजिश थी, तो हुकूमत उनकी है ना, पुलिस उनकी है ना, उनके पास सीआईडी है, उनके पास खुफिया विभाग है, उनके पास पुलिस विभाग है, तो वो इंक्वायरी करके षड्यंत्र क्यों नहीं सामने ला रहे? तो हमें तो लगता है कि आघाड़ी सरकार और भाजपा दोनों की मिली भगत है, क्योंकि जब कहीं पे टेंशन क्रिएट होते हैं तब ये दोनों एक ही क्लास की पार्टियां होती है। जब वहां पे पोलराइजेशन हो जाता है तो मुसलमान तथाकथित सेक्युलर पार्टियों की तरफ चला जाता है दंगों से डरकर, और इस मुल्क का हिंदू जो है वो पोलराइज होकर भाजपा जैसी नफरत की ताकतों के शिकार हो जाते। तो ये दोनों मिलकर इस महाराष्ट्र में, क्योंकि 105 नगर पंचायत के चुनाव है और बहुत जल्द जिला परिषद और महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं और फिर देखते देखते विधानसभा के चुनाव, लोकसभा चुनाव आएंगे, इसलिए महाराष्ट्र को एक दंगों की लैबोरेटरी बनाने का काम सत्ताधारी वर्ग और विपक्ष दोनों की मिली जुली भगत से होता है। एक तरफ ऐसे वक्त में आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे निकाल रहे, दूसरी तरफ जब इनका यहाँ पे राज्यसभा के ऊपर कांग्रेस का सदस्य चुन के जाता है, भाजपा अपना उम्मीदवार उसके खिलाफ नहीं देती है, हाथ मिलाकर वहां पे भाजपा कांग्रेस को मदद कर रही है। जब विधान परिषद के ऊपर कांग्रेस के मेंबर को चुना जाता है तब भाजपा हाथ मिला के उनको उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं देती है। जब अपने चुनाने का मामला आता है वहां पे विपक्ष में उम्मीदवार नहीं दे रहा है। तो वैसे जब मिलजुल कर ये विधान परिषद और राज्यसभा के लोग भेज रहे हैं, मिलजुल कर दंगे करा रहे हैं और आम आवाम को परेशान कर रहे हैं, जाहिर बात है। अभी हाल ही में जो है तो मथुरा का जो केस सामने आया था, शाही मस्जिद के अंदर पूजा करने के लिए जाएंगे 6 दिसंबर को, ऐसा ट्वीट आया था, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यूपी में चुनाव होने वाला, देखिए सोशल मीडिया के जरिए ऐसे ट्वीट फैलाकर जो मुल्क भर में बेचैनी फैलाने का काम हो रहा है। अब त्रिपुरा के दंगों में भी हकीकी वारदात क्या हुए थे, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या पिक्चर खड़ा किया ये आप और हम जानते हैं। जबकि कई ऐसे संगठन है, शायद जमात इस्लामी हिंद का भी एक वहाँ पे कमेटी जाकर फैक्ट फाइंडिंग करके आई है, तो एक अलग पिक्चर खड़ा करने का काम जो साजिश हो रही है, ये यूपी के इलेक्शन के लिए मुल्क भर में अगर पोलराइजेशन खड़ा होगा तो ही वहाँ पर योगी की सरकार बचेगी। ऐसे हालात है, वहाँ की आवाम योगी की हुकूमत से, बीजेपी की हुकूमत से तंग आ चुकी है। तो मैं मुल्क भर के सभी सत्ताधारी और विपक्ष के साजिशों का शिकार होने से बचने की अपील मैं यहाँ के मुल्क के शांतिता प्रेमी, संविधान प्रेमी तमाम समाज के लोगों से करता हूँ कि राजनीतिक नफरत की सियासत का शिकार बनके अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने एरिया का माहौल खराब मत कीजिए। अपने शहर का अमन बरकरार रखना ये एक अच्छे शहरी होने के नाते मेरी आपकी जिम्मेदारी होती है।